वेलकम बॅक टू माय चॅनल ड्रीमर्स अँड डूमर्स. आपण आलो आहोत नेहरू प्लॅनेटोरियम वर्ली इथे. इथे दिवसाला 4 शो असतात जे हिंदी, मराठी, इंग्लिशमध्ये अवेलेबल आहेत. शोचे पर पर्सन चार्जेस हे 150 रुपये असून ते आपण ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन बुकिंग करू शकतो. चला तर मग आपण शो एन्जॉय करूया. वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा. रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया. उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होगा. कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था. गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया. क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा. उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है. जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए. पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था. दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी. फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला जो सही था कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे. लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं. वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था. गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे. आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं. ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है. ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता. यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप. इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है. हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा. वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी है. ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे. कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो. आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है. आज तक मिली जानकारी के
और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाश गंगाओं तक हर जगह हर चीज में है ये विश्व। एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है ये। मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपरनिकस और इटली के गैलीलियो। विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ, जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों में से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहली 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मिति हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखरकर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका विस्फोट हुआ तब ये मूल तत्व आंतरतारकीय अवकाश की कड़ी शीतलता में फेंके गए। इन सुपरनोवा के विस्फोटों ने दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई, तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है।
कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया, जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मित की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मित की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मित हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी। वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शीला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष